अगर किसी को परेशान देखकर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई भी गलती नहीं की है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यूज़ करेंगे हम 26 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए आप जो है 2018 से लगाए अब तक के सभी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि जर्मनी में भारत के नए एम्बेसडर यानी कि राजदूत कौन बने हैं। तो देखिए जर्मनी में अभी हाल ही में हरीश पर्वथानेनी को बनाया गया है भारत का नया राजदूत। देखिए जो आपके हरीश पर्वथानेनी है तो ये एक भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के 1990 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से अपना पद त्यागेंगे और हरीश पर्वथानेनी जो है अब जर्मनी में जाएंगे भारत के नए राजदूत के रूप में काम करने। और जर्मनी देश की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है और जर्मनी की पॉपुलेशन क्या है 8.3 करोड़ और जर्मनी के प्रेसिडेंट वर्तमान में फ्रैंक वाल्टर स्टेनमायर। तो इसको याद रखिएगा। देखिए कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो आपका पेट एग्ज़ाम हुआ है यूपी में, ठीक है, तो पेट 2021 की परीक्षा में बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ भी सकते हैं कि सर 100%, ठीक है, 99 नहीं 100% की बात हो रही है। 100% करेंट अफेयर जो मैंने पढ़ाए थे वही सारे एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो आप पेपर देख के उसको मिला सकते हैं। पुराना जो मेरा करेंट अफेयर है पिछले 2-3 महीने के करेंट अफेयर ही पूछे गए थे, मतलब अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई थी वही जो है पेट एग्जाम में पूछ ली गई थी। तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और अलर्ट करूंगा। देखिए किसी परीक्षा में अभी जो है 1 साल तक का करेंट अफेयर पूछने का प्रावधान है, लेकिन जो बड़ी परीक्षाएं होती है जैसे कि पीसीएस का एग्जाम हो गया और आईएएस का, ठीक है, तो इसमें 2-3 साल पहले के भी कुछ प्रश्न ये उठा के पूछ लेता है। लेकिन जो छोटे एग्जाम है, बहुत छोटे एग्जाम हैं, तो उनमें 6 मंथ का करेंट अफेयर जो है पूछा जा रहा है। तो आप अपने एग्जाम का लेवल देखकर उसके हिसाब से तैयारी कीजिए और एक बार सिलेबस में देख लीजिए उसमें लिखा क्या है, ठीक है, कि कितने महीने का वो समसामयिकी पूछेगा, तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। लेकिन एसएससी, बैंक, रेलवे वाले जान लें कि उनको 1 साल का करेंट अफेयर कम से कम पढ़ना है। 1 साल का करेंट अफेयर उनसे पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न आज का है कि न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं। तो देखिए न्यूयॉर्क की जो पहली महिला गवर्नर बनी है इनका नाम है कैथी होचुल। नाम बहुत जानदार है, कैथी होचुल। देखिए इस पद पर जो आपकी कैथी होचुल है इन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का स्थान लिया है। और अभी हाल ही में जो आपकी कैथी होचुल है इन्होंने अपने पद की शपथ भी ले ली है न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में। देखिए न्यूयॉर्क में अब तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी थी और कैथी होचुल जो है ये पहली महिला होंगी जो गवर्नर के रूप में काम करेंगी। और देखिए तीसरा प्रश्न की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। सवाल ये उठता है कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए इस सूचकांक में चीन पहले स्थान पर है और चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका तीसरे, कनाडा चौथे, चेक गणराज्य पाँचवें और इंडोनेशिया छठवें और लिथुआनिया सातवें, थाईलैंड आठवें, मलेशिया नौवें और पोलैंड जो है ये 10वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर है और इसमें चीन पहले स्थान पर है। बाकी अन्य देशों का रैंकिंग मैंने आपको बता दिया है, उसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए जो आपका वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है तो ये सूचकांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों को रैंक करता है, ठीक है। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण सूचकांक है तो ये कुछ मानदंडों का पालन करता है जिनके आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। जैसे कि हो गया जोखिम और लागत कारक, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम और बाजार की स्थिति और श्रम लागत बाजार पहुंच। तो ये नोट कर लीजिएगा। इतने में आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक से संबंधित, ठीक है। चौथा प्रश्न की अगस्त 2021 में कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटल पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है। तो देखिए ये कंपनी आपकी इन्फोसिस है।
याद रखिएगा अगस्त 2021 में जो इन्फोसिस कंपनी है ये $100 अरब का मार्केट कैपिटल पार करने वाली भारत की चौथी कंपनी बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं जो $100 अरब का मार्केट कैपिटल पार कर चुकी हैं। देखिए इनमें पहला स्थान आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वर्तमान में इसका मार्केट कैपिटल कितना है $140 बिलियन। और दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस है। इसका मार्केट कैपिटल वर्तमान में है $115 बिलियन। और तीसरे स्थान पर है एचडीएफसी बैंक। इसका मार्केट कैपिटल कितना है $100.1 बिलियन। और इसके बाद फिर इन्फोसिस है। इन्फोसिस जो है ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा भारतीय कंपनी बन गया है। इसने हाल ही में $100 अरब का मार्केट कैपिटल पार कर लिया है। और इन्फोसिस कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी और इसके सीईओ हैं सलील पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। पांचवा प्रश्न की चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है। देखिए चीन में जो है एक चौंकने वाला खबर अभी हाल ही में सामने आया चीन से। जो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, तो इनके बारे में जो है अब देखिए अभी तो ये जी रहे हैं और इनके जीते जी ही इनके बारे में पढ़ा जाएगा चीन में। क्यों? क्योंकि देखिए चीन वाले चाहते हैं कि इनकी जो विचारधाराएं हैं वो हर बच्चे तक पहुँचे। देखिए चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव कर दिया है और अब वहाँ के प्राथमिक स्तर के जो स्कूल होंगे तो प्राथमिक स्तर के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक में जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को पढ़ाया जाएगा। और शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है जो कम्युनिस्ट का एजेंडा है वो पूरे बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डालना चाहते हैं। इसीलिए ये सिलेबस में जो है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। छठवां प्रश्न है कि अफगानिस्तान में भारत के द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए अफगानिस्तान में भारत के दौरान लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। और मैं आपको 500% गारंटी देता हूं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न जो है 2000% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये एक अभियान है जिसके द्वारा अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग फंसे थे उनको एयरलिफ्ट किया गया। देखिए अफगानिस्तान में आपको मैंने बताया था अभी हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे भारतीय फंस गए थे और उन्हीं के लिए भारत सरकार ने और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने प्लानिंग किया कि एक ऑपरेशन चला जाए जिसके तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से तालिबानियों के चंगुल से छुड़ा जाए। तो इसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया। इसको भेजे में घुसा लीजिए और मुझे लगता है सबको याद भी हो गया होगा क्योंकि जिस चीज़ को मैं कहता हूँ भेजे में घुसा लो वो तुरंत जो है घुस जाता है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। तो देखिए ये आईआईटी संस्थान आपका है आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा जो आईआईटी मद्रास है ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन इसने अभी हाल ही में विकसित किया है। इस व्हील चेयर वाहन का नाम है नियो बोल्ट और इसकी अधिकतम गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। और ये व्हील चेयर यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या फिर स्कूटी की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान करती है। आठवां है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे। देखिए ये चौंकाने वाला प्रश्न है और क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक और नाम बताया था तो देखिए उनका नाम हट गया है और वो व्यक्ति थे कौन? मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, तो इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे जो ऊंची कूद के यानी कि हाई जंप के एथलीट मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन अब ये जो है देखिए कोविड के संक्रमण में आ गए हैं। मतलब ये जब यात्रा कर रहे थे जापान जाने के लिए तो वो एक ऐसे यात्री के संपर्क में आ गए जो कोरोना पॉजिटिव था, तो इसलिए इनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इनकी जगह अब जो भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं टेक चंद, ठीक है, तो टेक चंद जो है ये भारत के नए ध्वजवाहक बन गए हैं टोक्यो पैरालंपिक में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में कॉमेडियन सीन लाख का निधन हो गया। जो देखिए ये देश आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन के एक कॉमेडियन थे सीन लाख, इनका निधन हो गया हाल ही में। आपने इनकी फोटो और देखी हुई बहुत सारी जगहों पे। देखिए जो ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लाख हैं, ठीक है, ये ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे। इनकी असीम रचनात्मकता, तेज बुद्धि और इनके काम की बेतुक प्रतिभा ने इन्हें
ब्रिटिश कॉमेडी में एक अनूठी आवाज़ के रूप में चिन्हित किया था और वर्ष 2000 में सीन लॉक ने सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टैंड अप प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड में गोंग अवार्ड जीता था। 10वां कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच एस हकीम का निधन हो गया। तो देखिए एस हकीम जो है ये एक भारतीय पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे, तो इनका निधन हो गया है। और देखिए हकीम जी जो है इन्होंने एशियन क्लब कप में जो है अंपायरिंग की थी और ये जो है अंपायरिंग करने वाले फीफा बैच धारक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रहे और इन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। किसको? एस हकीम को, जो कि पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच रहे हैं भारत के। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया। देखिए जो वांचुआ महोत्सव 2021 है ये असम में मनाया गया है। इसका नाम देखिए कितना मस्त है, वांचुआ, ठीक है। तो वांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया है। और देखिए जो आपका वांचुआ महोत्सव है ये एक जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस जनजाति का नाम है तीवा, ठीक है। तो जो तीवा आदिवासी होते हैं ये मनाते हैं वांचुआ महोत्सव। और तीवा आदिवासी कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपका एक तरीके से कहा जाए जियोग्राफी का भी प्रश्न हो गया और करंट अफेयर से भी जुड़ गया है। तो देखिए जो आपका तीवा आदिवासी हैं, ठीक है, ये जो है पाए जाते हैं आपके असम राज्य में और साथ में मेघालय में भी। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले त्यौहार पे फोकस करते हैं। देखिए जो आपका वांचुआ महोत्सव त्यौहार है ये तीवा आदिवासियों के द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है उनके द्वारा। और इस त्यौहार में ये क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अनुष्ठान करते हैं एक साथ जो है ग्रुप में बैठकर, ठीक है। और ये अपने मूल परिधान में आते हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो तीवा आदिवासी होते हैं देखिए इनको लालुंग के नाम से भी जाना जाता है और ये असम और मेघालय राज्यों में रहने वाले एक स्वदेशी समुदाय हैं। और आपने एक खेती का नाम सुना होगा, झूम की खेती, ठीक है। तो ये झूम की या फिर स्थानांतरित खेती भी करते हैं। देखिए झूम की खेती में क्या होता है, पहले ये आदिवासी लोग जाते हैं और एक निश्चित एरिया में पेड़ को काट काट के ऐसे गिरा देंगे, फिर उसको सूखने देंगे कुछ दिन तक और उसमें फिर आग लगा देंगे। तो ये पेड़ जो है राख हो जाता है जलकर और फिर इसी राख में क्या करते हैं ये वहाँ पर जो भी खेती होती करनी होती है धान की, गेहूँ की, जो भी करना है, तो उसमें वो बीज बो देते हैं। बारिश का मौसम आता है, बीज उगता है, फसल हो जाती है। तो एक दो बार ये खेती करते हैं फिर वो उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह ये जो है फिर ऐसे ही पेड़ को काटते हैं और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपका जो खेत है आपके यहाँ पड़ा रहता होगा, लेकिन इनका जो खेती करने का एरिया ये निश्चित नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। ये जहाँ पाते हैं वहीं पेड़ को काट कर खेती करने लगते हैं। तो इसको झूम की खेती या फिर स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, जो आपके तीवा आदिवासी हैं इनके द्वारा भी किया जाता है। और ये असम राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है इनको मान्यता भी प्राप्त है। यानी कि असम में तीवा जनजाति को तीवा जो जनजाति है यानी कि आदिवासी हैं इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 12वां प्रश्न की निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया है। देखिए एंटीबॉडी परीक्षण इसलिए हो रहा है, देखिए आपने अगर बायोलॉजी की स्टूडेंट होंगे तो आपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में सुना होगा। तो हमारी बॉडी में एक प्रक्रिया होती है फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानने के लिए। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया, अगर आपकी बॉडी में कोई भी मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि मान लीजिए कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस घुस गया है, तो उसको हमारे एंटीबॉडी पहचानते हैं और उसको क्या करते हैं फिर उससे एंटीजन से जो है, देखिए जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटीजन कहते हैं। तो ऐसे कुछ स्पाइक्स वगैरह होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करके ऐसे बाइंड कर लेते हैं जो आपके एंटीजन होते हैं उनसे। तो एंटीबॉडी क्या करता है, बाइंड करके खुद भी मरता है, उसको भी मार डालता है साले को, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटीबॉडी परीक्षण करते हैं इसलिए कि कौन सा एंटीजन जो है उसको मारने के लिए कौन सा एंटीबॉडी एक्टिव होना चाहिए। तो ये आपका वैक्सीन है ये एक प्रकार का एंटीबॉडी ही कहेंगे उसको हम। ये हमारे जो वैक्सीन जब हम लगाते हैं अपने बॉडी में तो ये हमारे ब्लड में जाता है, फिर ये मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारे संख्या बढ़ा लेता है और ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कोरोना का वैक्सीन जो है ये कोरोना वायरस के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो इतना ही बस समझिए इसके बारे में भी। और अभी हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी परीक्षण की। तो इजराइल ने क्या किया है, 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है ताकि उनका टीका लगाने वाले जो युवा हैं तो उनकी सही संख्या प्राप्त किया सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है।
मतलब देखना चाहते हैं कि किन किन बच्चों के अंदर एंटीबॉडी है पहले से ही कोरोना वायरस के खिलाफ, तो उनको वैक्सीन लगाना है नहीं लगाना है ये डिसाइड किया जाएगा। देखिए इजराइल ने पहले ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को का जो टीकाकरण है ये शुरू कर दिया था, लेकिन अब जो ये 3 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनको भी टीका लगाएगा, यानी कि 3 से 12 साल के बच्चे भी अब कोरोना का टीका लगाएंगे इस एंटीबॉडी परीक्षण के बाद। और देखिए इसराइल की बात करें तो इसराइल जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं नप्ताली बेनेट और कैपिटल है इसराइल की जेरूसलम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हेरजोग और इसराइल की पॉपुलेशन है 90.5 लाख। इसराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, बताइए आंसर इसका। और दूसरा कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, उत्तर बताइए। तीसरा है कि एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसकी लिखी गई पुस्तक है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। पांचवा कि जायर अल बहर किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों के। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मालाबार अभ्यास 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो देखिए ये अभ्यास 26 से 29 अगस्त तक किया गया था। और दूसरा था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया, तो इनका नाम क्या है, ला गणेशन। और तीसरा था कि निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान की, तो देखिए देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है, तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और पांचवा था कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अजीजुल्लाह फजली। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।